मॉर्निंग गाइस, माई सेल्फ अनामिका मिश्रा। वेलकम टू प्रयाग ITI चैनल। हम लोग AC सर्किट पढ़ रहे थे और AC सर्किट में हमने एवरेज वैल्यू और RMS वैल्यू फाइंड करना सीखा था। तो हम ये देखे थे कि किसी भी वेव फॉर्म से हम किस फॉर्मूले पे रखकर कोई भी वेव फॉर्म दिए हो, चाहे साइनसोइडल वेव हो, रेक्टेंगुलर हो, स्क्वायर हो, ट्रायंगुलर वेव हो, कोई भी वेव फॉर्म आपके सामने रखी हो, आप उसमें किस तरह से एवरेज वैल्यू और RMS वैल्यू को फाइंड कर रहे थे। नेक्स्ट हम लोग ने देखा था कि फॉर्म फैक्टर क्या होता है और पीक फैक्टर क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर हम फॉर्म फैक्टर की बात करेंगे तो फॉर्म फैक्टर इज इक्वल टू होता है RMS वैल्यू अपॉन में एवरेज वैल्यू, ठीक है। इसके बाद हमने बताया था कि अगर पीक फैक्टर की बात होगी तो पीक फैक्टर इज इक्वल टू होता है मैक्सिमम वैल्यू या हम इसको पीक वैल्यू भी कहते हैं अपॉन में मैक्सिमम वैल्यू अपॉन में कितना हो जाएगा हमारा RMS वैल्यू, ठीक है। तो अगर किसी भी साइनसोइडल वेव की बात होती है, वहां पर अगर आपसे पीक वैल्यू पूछा जाएगा तो पीक वैल्यू की कितनी वैल्यू होती है। साइनसोइडल वेव के लिए पीक वैल्यू होती है 1.414। ये याद रखिएगा कि पीक वैल्यू साइनसोइडल वेव के लिए 1.414 होती है। और अगर फॉर्म फैक्टर की बात करेंगे तो कितनी वैल्यू होती है साइनसोइडल वेव के लिए 1.11 होती है, ठीक है। इसके बाद हम ये देख रहे थे कि कोई भी हमारे पास एंगल था या कोई पोलर फॉर्म में वैल्यू दी हुई थी, उसको हम लोग किस तरह से ऐड करते थे, मल्टीप्लाई करते थे या फिर डिवाइड करते थे। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पोलर फॉर्म में जोड़ना घटाना, क्योंकि आपको फेजर डायग्राम सीखना है और अगर फेजर डायग्राम आपको मतलब सीखना है तो उसके लिए आपको पोलर फॉर्म और रेक्टेंगुलर फॉर्म में जोड़ना घटाना गुणा भाग करने आना चाहिए, ठीक है। तो हम आपको ये बता रहे थे कि पोलर फॉर्म में किस तरह से ऐड करते हैं और किस तरह से हम लोग डिवाइड करते हैं। ये था एक, ये मान लीजिए पोलर में आपको दिया हुआ है और इधर आपको रेक्टेंगुलर में दिया हुआ है, सही है। एक वैल्यू आपको पोलर में दी हुई है, एक रेक्टेंगुलर में दी हुई है। तो अगर मान लीजिए आपको पोलर में वैल्यू दी हुई है a इक्वल टू 5 एंगल 30 डिग्री और b इक्वल टू दिया हुआ है 10 एंगल 60 डिग्री। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, पहली चीज a डॉट b निकालनी है और दूसरा a डिवाइडेड बाई b निकालना है, सही है। तो ये मैंने कल आपको बताया भी था, आज हम थोड़ा फिर से रिवीजन कर दे रहे हैं कि अगर मान लीजिए ये दो वैल्यू अगर बीच में एंगल लगा हुआ है, इसका मतलब कि ये पोलर फॉर्म में वैल्यू दी हुई है। और अगर पोलर फॉर्म में वैल्यू आपके पास है तो आप a डॉट b कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पर अगर हम a डॉट b लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 5 एंगल 30 डिग्री इंटू या मल्टीप्लाई बाई 10 एंगल 60 डिग्री, ठीक है। तो इस 5 का इस 10 में क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 50। उसके बाद देखिए ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, दोनों को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्या नहीं प्लस करेंगे, गुणा है ना तो प्लस करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल 90 डिग्री, सही है। ये किसकी वैल्यू है, हमारी a डॉट b की वैल्यू है, मतलब a मल्टीप्लाई बाई b की वैल्यू है। तो ऐसा नहीं है कि जो एंगल में वैल्यू दी हुई है हम उसको भी मल्टीप्लाई कर दें, नहीं। अगर मल्टीप्लाई करने को कहा है तो आप इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे और एंगल की वैल्यू को ऐड करके यहाँ पर लिख देंगे। अगर आपसे यही चीज डिवाइड में पूछ रही है तो यहाँ पे देखिए अगर a डिवाइडेड बाई b लिखा हुआ है तो a की वैल्यू कितनी है, 5 एंगल 30 डिग्री है और अपॉन में b की वैल्यू कितनी है, 10 एंगल 60 डिग्री है, सही है। अब देखिए हम इस और इस वैल्यू को नहीं काट सकते हैं क्योंकि वो एंगल में दी हुई है, हम सिर्फ इस वैल्यू को काटेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 1/2। तो 1/2 को हम डिवाइड करेंगे तो क्या लिखेंगे, 0.5, सही है। क्या लिखा हमने, 0.5 लिख दिया। अब देखिए इस 30 में से 60 माइनस हो रहा है,
मतलब आपके पास है एंगल 30 डिग्री माइनस एंगल 60 डिग्री। तो क्या आएगा यहाँ पे एंगल, माइनस एंगल 30 डिग्री आएगा। यहाँ पे क्या हम लिखेंगे, माइनस एंगल 30 डिग्री। आ रही बात समझ में? अगर मल्टीप्लाई करने को कहा है तो हम एंगल को ऐड करेंगे, और अगर आपसे डिवाइड करने को कहा जा रहा है तो आप एंगल को माइनस करेंगे। आप देखेंगे कि जो हर में वैल्यू लिखी हुई है, ये अंश होता है, ये हर होता है, जो हर में वैल्यू लिखी हुई है वो वैल्यू बड़ी है या छोटी, बड़ी, उस वैल्यू का निशान हम यहाँ पर लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 30 माइनस 60 डिग्री होगा ना, तो माइनस 30 डिग्री हम लोग लिखेंगे। सही है। इस तरह से हम लोग पोलर फॉर्म में ऐड और मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। अब देखिए रेक्टेंगुलर फॉर्म में किस तरह से किया जाता है। मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, a इक्वल टू 3 + j4 और b इक्वल टू में दिया हुआ है 5 + j6, 5 + j6। सही है। देखिए a इक्वल टू दिया है 3 + j4 और b इक्वल टू में दिया है 5 + j6। आपको यहाँ पर a + b बताना है और दूसरी चीज a - b बताना है। ये दो चीजें आपको बतानी है। तो कौन से फॉर्म में ये, यहाँ पे देखिए ये एक रियल नंबर है और ये एक इमेजिनरी नंबर है। तो रियल और इमेजिनरी नंबर, इसका मतलब कि रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में है तो वहां पे क्या करने कह रहा है, ऐड करने को कह रहा है और सब्ट्रैक्ट करने को कह रहा है। तो हम ऐड कैसे करेंगे, यहाँ पे लिख लीजिए a + b = 3 + j4 + 5 प्लस में j6। तो a + b = ये कितना हो जाएगा, 5 और 3 8। और जब हम j को जोड़ेंगे यानी इमेजिनरी नंबर के साथ जोड़ेंगे तो 6 और 4 कितना हो गया, 10, यानी कि 10j। कितना हो गया, 10j। अब देखिए ये तो प्लस की वैल्यू थी। अब अगर आपसे माइनस करने को कह रहा है तो मेन आपको माइनस पे ध्यान देना है। a - b = 3 + j4 -5, माइनस करने को कहा है तो -5, और जब ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा होता तो ब्रैकेट के अंदर निशान चेंज हो जाता है, मतलब कि -5 - j6। इतनी बात क्लियर है, -5 - j6। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, a - b = में -2 और -2j। सही है, लिख सकते हैं -2 - 2j। सही है। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। अब हम यहाँ से 2 कॉमन भी ले सकते हैं, माइनस भी कॉमन ले सकते हैं, आगे लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। बट इतना तक भी अगर आप कर देंगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, वो तो जैसा ऑप्शन में दिया रहेगा। अगर मान लीजिए आपका ऑप्शन में ये लिखा हुआ है 2 -2, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 + j, 1 + j। मतलब जैसा आपको ऑप्शन दिया रहेगा उस हिसाब से आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, देखिए हमारे पास एक पावर ट्रायंगल होता है जिसमें हम लोग एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और एपरेंट पावर पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक पावर ट्रायंगल है, ठीक है। ये मान लीजिए एक ट्रायंगल है। आपको पता है कि किसी पे आप एक इन्वर्टर खरीदने जाएंगे या फिर कुछ भी खरीदने जाएंगे तो उस पर 2 तरह की पावर लिखी होती है। आप कैसे पहचानेंगे उसको, यूनिट से पहचानेंगे। एक तो एक्टिव पावर लिखी रहती है और दूसरी रिएक्टिव पावर लिखी रहती है। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये जो हमारा बेस है ये है हमारा एक्टिव पावर, इसको हम लोग क्या लिख रहे हैं, एक्टिव पावर। ये इसको हम लोग मानते हैं एपरेंट, इसको मानिए आप एपरेंट पावर। अगर हम यहाँ पर लिखें
तो ये चाहे इसको मान लीजिए रिएक्टिव पावर, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर, और ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, एपरेंट पावर। पावर कितने टाइप्स की हो गई, 3 टाइप्स की हो गई, एक एक्टिव पावर, एपरेंट पावर और रिएक्टिव पावर। एक्टिव पावर वो पावर होती है जिसके द्वारा कोई काम होता है, जैसे एज अ सोर्स हो गया हमारा, हम लोग बैटरी दे लगाते हैं, सेल लगाते हैं, वो कौन सी पावर हो गई, एक्टिव पावर हो गई। इसके बाद रिएक्टिव पावर वो पावर होती है जो उसका अपोज करती है। जैसे एक सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोले तो एक्टिव पावर जो काम हम कर रहे हैं, जो काम करना है हमें, एपरेंट पावर जो उस काम को करने में हेल्प करेगा, वो पावर एपरेंट पावर हो गई, और जो उस काम को करने में विरोध पैदा करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, रिएक्टिव पावर कहेंगे। ठीक है, एक सिंपल सी लैंग्वेज में हमने आपको समझाया कि जो हम काम कर रहे हैं वो हो गई हमारी एक्टिव पावर, और जो उस काम को करने में हमारी हेल्प करेगा वो हो गई हमारी एपरेंट पावर, और जो उस काम को करने में विरोध उत्पन्न करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, रिएक्टिव पावर कहेंगे। ठीक है, तो देखिए एक्टिव पावर की वैल्यू क्या होती है, एक्टिव पावर का फॉर्मूला होता है वी आई कॉस फाइव। क्या लिखते हैं हम लोग, वी आई कॉस फाइव। सही है, एक्टिव पावर को हम लोग क्या लिखते हैं, वी आई कॉस फाइव। अब देखिए ये हो गए, इसको कर लीजिए आप लोग जी। सही है, देखिए पावर ट्रायंगल सही लिखने का मतलब ये होता है कि जब हम आगे आपको बताएंगे तो वहां पे जैसे रेजिस्टेंस का अपोजिट कंडक्टेंस होता है, एडमिटेंस का अपोजिट इम्पीडेंस होता है, सस्पेक्टेंस का, तो वहां पे क्या होता है ना कि समझने में हेल्प होती है। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको एक्टिव पावर को माना क्या है, वी आई कॉस फाइव। और अगर रिएक्टिव पावर की बात करेंगे तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वी आई साइन फाइव। क्या लिख सकते हैं, वी आई साइन फाइव। और एपरेंट पावर का मतलब है वी आई। सही है, ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला। अब अगर हम यूनिट की बात करेंगे तो एक्टिव पावर की यूनिट क्या हो जाएगी, वी आई कॉस फाइव, मतलब कि इसकी यूनिट हम लोग किस में लेंगे। अच्छा एक चीज याद रखिएगा कि एक्टिव पावर हमेशा आरएमएस वैल्यू ली जाती है, पीक वैल्यू नहीं ली जाती है। सही है, तो आरएमएस वैल्यू लेंगे, तो आरएमएस वैल्यू जब हम लेंगे तो इसको हम लोग किस में लिखेंगे, वॉट में लिखेंगे। यूनिट क्या हो जाएगी हमारी, वॉट हो जाएगी यहाँ पर। सही है, अब रिएक्टिव पावर जो है वो वी आई साइन फाइव है, और रिएक्टिव पावर का काम क्या है, अपोज पैदा करना, मतलब कि ये विरोध उत्पन्न करेगा। तो विरोध V का क्या हो जाएगा, वोल्ट, इसको हम लोग kVAR लिखते हैं। क्या लिखते हैं, kVAR, मतलब कि किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी हमारी, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। या तो kVAR लिखे या तो फिर हम इसको वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एपरेंट पावर, एपरेंट पावर का क्या होता है, वोल्ट एम्पियर। वी आई है तो सिंपल सी बात है कि इसको हम लोग क्या लिखेंगे, वोल्ट एम्पियर इसकी यूनिट होगी। ये क्या हो जाएगा हमारा, वोल्ट एम्पियर हो जाएगा। सही है, तो ये हमारा पावर ट्रायंगल है जिसमें हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, एक एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और एपरेंट पावर। तो एक्टिव पावर का अगर फॉर्मूला पूछा जाए तो वी आई कॉस फाइव, इसकी यूनिट क्या होती है, वॉट होती है। अगर रिएक्टिव पावर की बात करेंगे तो वी आई साइन फाइव, इसकी यूनिट के वी आर भी लिख सकते हैं या वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव भी लिख सकते हैं। और अगर एपरेंट पावर की बात करें तो इसकी यूनिट क्या होती है, वी आई होती है, जिसको हम लोग वोल्ट एम्पियर में लिख सकते हैं। सही है, तो ये तो था हमारा पावर ट्रायंगल। अब देखिए एक्टिव पावर इज इक्वल टू एपरेंट पावर होता है, ये तो जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहां से आपको क्लियर होगा।
निकालते हैं, अगर हमें cos फाई भी निकालना है तो हम एक्टिव पावर अपॉन में एपरेंट पावर लिख सकते हैं, वी आई कॉस फाई अपॉन में वी आई भी लिख सकते हैं, वी आई कट जाता है, कॉस फाई हमारा आंसर हो जाता है। तो कॉस फाई क्या है, हमारा पावर फैक्टर है, जहाँ से हम लीडिंग, लैगिंग और यूनिटी का कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो देखिए कॉन्सेप्ट किस तरह से चलता है, मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि अगर आपके सामने कोई भी फेजर डायग्राम बना हुआ है तो आप उसको हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही देखेंगे, कभी भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं देखेंगे। तो अगर आपके सामने मान लीजिए कि हमें cos फाई निकालना है, तो cos फाई निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एक्टिव पावर अपॉन में एपरेंट पावर। सही है, तो एक्टिव पावर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी आई cos फाई, और एपरेंट पावर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी आई। तो वी आई से वी आई कैंसिल हो गया, cos फाई क्या हो गया, हमारा पावर फैक्टर हो गया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यही पोर्शन हमारा कहलाता है पावर फैक्टर। अब देखिए पावर फैक्टर 3 हो जाएंगे, एक यूनिटी पीएफ, इसी पीएफ को हम पावर फैक्टर कहते हैं, इसमें 3 टाइप्स के हो जाएंगे। एक हो जाएगा हमारा यूनिटी पावर फैक्टर, यूनिटी पीएफ, लैगिंग पीएफ, और एक हो जाएगा हमारा लीडिंग पीएफ। तो यूनिटी पीएफ, लैगिंग पीएफ और लीडिंग पीएफ। सही है, तो यूनिटी पीएफ मतलब कि कोई वोल्टेज या करंट दोनों सेम फेज में होंगे तो हम उसको क्या कहेंगे, यूनिटी पीएफ कहेंगे। अगर मान लीजिए ये हमारा कोई वोल्टेज वाला था, ठीक है, यहाँ पर वोल्टेज है और यहीं पर हमारी करंट भी है, तो ये सेम फेज में है ना दोनों, तो सेम फेज में होने के कारण हम इसको क्या कहेंगे, ये हमारा यूनिटी पीएफ है। अगर लैगिंग पीएफ की बात करते हैं तो लैगिंग पीएफ का मतलब ये होता है कि वोल्टेज है, हम यहाँ पे करंट को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। देखिए एग्जाम में तो करंट और वोल्टेज कुछ भी पूछ सकता है कि बताइए इस फेजर को देख के क्या लीड कर रहा है, क्या लैग कर रहा है, बट हम यहाँ पे पर्टिकुलर करंट को लेकर चल रहे हैं। तो जब हम करंट को लेकर चलेंगे तो मान लीजिए ये हमारा वोल्टेज हो गया, और अगर हम लोग लैगिंग की बात करेंगे मतलब कि 30 डिग्री पीछे के साइड, 30 डिग्री पीछे के साइड हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा करंट की वैल्यू हो जाएगी। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, लैगिंग पीएफ कहेंगे। ये क्या हमारा लीडिंग पीएफ है। जैसे मान लीजिए ये वोल्टेज है, इस वोल्टेज से थीटा डिग्री करंट आगे की साइड चल रही है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, लीडिंग पीएफ कहेंगे। ये इफेक्ट हमारा क्या कहलाता है, कैपेसिटिव इफेक्ट कहलाता है। इसी इफेक्ट को हम लोग कैपेसिटिव इफेक्ट कहते हैं। सही है, और इस इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टिव इफेक्ट कहते हैं, रेजिस्टिव इफेक्ट। आगे बात समझ में, मतलब कि ये कि अगर हम लोग से कहा जाए कि रेजिस्टिव इफेक्ट है मतलब कि यूनिटी पीएफ है, इंडक्टिव इफेक्ट है मतलब कि लैगिंग पीएफ है, और कैपेसिटिव इफेक्ट है मतलब कि लीडिंग पीएफ है। यूनिटी मतलब कि सेम फेज वोल्टेज और करंट, लैगिंग मतलब कि करंट जो है वो 30 डिग्री या थीटा डिग्री हम क्या है वोल्टेज से पीछे चल रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, लैगिंग है। क्योंकि ग्राफ हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखेंगे, जो पहले आएगा वो लीड कर रहा होगा, चाहे वो वोल्टेज हो या करंट हो, बट हम यहाँ पे करंट को लेकर के चल रहे हैं। लीडिंग पीएफ की बात करें तो वोल्टेज से थीटा डिग्री अगर आगे की तरफ करंट चलेगी तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कि ये लीडिंग पीएफ पे कार्य कर रहा है। ये था आपका पावर ट्रायंगल, जहां से हम लोग cos फाई को डिफाइन करते हैं। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।